Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So ये वीडियो BHDLA 136 यानी कि जो आपका हिंदी भाषा लेखन कौशल का पेपर है उसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आपके जून सेशन में आ सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करनी है। एंड ये हमारा BHDLA 136 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, तो आपको उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना है। सो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका पत्र लेखन से जुड़ा हुआ है। आपको पहले पत्र लेखन के जो प्रकार होते हैं उनका पूरा वर्णन करना है। उसके बाद आप औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र हैं उनका भी वर्णन करेंगे। तो पत्र लेखन के जो हैं आपके 2 मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो हम किसी संस्था को लिखते हैं, चाहे हम बैंक को लिखें या फिर अपने स्कूल में लिखें किसी को या ऑफिस में लिखें, ये होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। और वहीं अनौपचारिक पत्र होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स जो कि हम अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, इन सबको लिखते हैं। अब हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र को पूरा समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अनौपचारिक यानी कि आपका इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल वो पत्र जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को या परिचितों को व्यक्तिगत उद्देश्य से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ जो पर्सनल इश्यू होता है ना, पर्सनल रीजंस होते हैं जब हम ये वाला पत्र लिखते हैं, और यहाँ पे हम अपनी भावनात्मक और आत्मीय वर्णन भी कर सकते हैं। ये जो पत्र होते हैं इनकी भाषा सरल होती है और घरेलू और आत्मीय होती है, इसमें औपचारिकता नहीं होती। यह पत्र निजी अनुभवों, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान के लिए भी लिखा जाता है। व्याकरण और भाषा की शुद्धता आवश्यक होती है परंतु शैली बंधी बनाई नहीं होती। क्योंकि ये अनौपचारिक है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो शैली है उसको हम ऐसा फॉलो नहीं कर सकते, हर कोई अपने हिसाब से उसको लिख सकता है। और अगर हम प्रारूप की बात करें तो एक जो बेसिक है वो ऊपर एड्रेस वगैरह, डेट आती है, फिर संबोधन किया जाता है जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, प्यारे भैया, प्रिय बहन, कुछ भी हो सकता है। फिर पत्र की बात कह के लास्ट में समापन करते हुए नमस्कार आदि करना है और लास्ट में अपना नाम लिख देना है। तो ये एक हमारा इसका क्या होता है, प्रारूप होता है। तो सबसे पहले हमने अपने आंसर में पत्र लेखन के 2 प्रकारों का पूरा वर्णन करना है। पहले हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में बता दिया, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा उदाहरण देकर भी इसको समझा सकते हैं। किसको? अनौपचारिक पत्र को। तो देखो, सबसे पहले ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर वही नाम, नमस्कार, जिसे हम लिख रहे हैं ना उसका नाम आएगा, हमारा नहीं आएगा। आशा है तुम अच्छे और स्वस्थ होगे, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें अपनी छुट्टियों की यात्रा के बारे में बताऊं। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल गया था। तो यहाँ पे जो हम सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं वो पूरा मेन जो हमारा मुद्दा है वो बता रहे हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया। नौका विहार, केबल कार, प्राकृतिक झरने देखे और वहाँ का माहौल अच्छा था। तुम्हारा जवाब जल्दी देना, अपने परिवार को मेरा नमस्कार कहना। तो ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, अनौपचारिक पत्र है जिसे छुट्टियों में की गई यात्रा के बारे में मित्र को पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक सैम्पल पत्र बता के इसे ख़त्म कर देंगे और फिर आप शुरुआत करेंगे यहाँ पर औपचारिक पत्र के वर्णन करने की। औपचारिक पत्र की परिभाषा में आप बताएंगे कि ये पत्र किसी सरकारी कार्यालय, संस्था, स्कूल या अधिकारी को किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज़ की शिकायत या निवेदन या सूचना देने के लिए किया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा की जब हम बात करेंगे तो इनकी भाषा आपके शुद्ध भाषा होती है। इसमें पत्र संक्षिप्त होते हैं, इसमें निश्चित प्रारूप का पालन किया जाता है। पत्र में औपचारिकता को और सम्मान का ध्यान भी रखा जाता है, ठीक है। फिर आप इसका भी प्रारूप बताएंगे कि इसके प्रारूप में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड एट लास्ट आप इसका एक उदाहरण देंगे जिसमें आपने
विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेस की मांग करने के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र यहाँ पे लिखना है। तो ऊपर आपके स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, जो भी एड्रेस है। इसके अंदर आपको ना विषय ज़रूर लिखना है, विषय इसमें इंपॉर्टेंट है। देन फिर आप अपना पत्र शुरू कर देंगे, अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं और आपका जो भी निवेदन है उसे कम से कम शब्दों में आपको बताना है। कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें आपको नहीं लिखना होता, और कृपया इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं, और ये सारा आपने बता देना है, ठीक है। सो यूट्यूब की जो BHDLA की क्लासेस का PDF है उसे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज देखो, आपको गूगल पे सर्च करना है BHDLA 136, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्ज़ाम, एंड ये आप पहुंच जाओगे हमारी वेबसाइट पे, और इसी वेबसाइट से आपको जो भी फ्री वाले PDF हैं वो मिल जाएंगे इसी आर्टिकल में। बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो आप यहाँ से अपना फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक ये 3 क्लासेस है ना, तीनों का हो जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा shop.hindustanknowledge.com का। सो आपको क्या करना है कि यहाँ से भी आप अपना जो है गेस्ट पेपर खरीद सकते हो। जस्ट आपको इधर सर्च बार है ना, यहाँ पे अपना कोड सर्च करना है, एंड जो है आपका गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। 136 करोगे, 135 करोगे, जो भी आपका पेपर कोड है कोई सा भी आपको यहाँ से मिलेगा। देखो 136 का सर्च करने पे आ गया ना, और इसका प्राइस है ₹49। और ये देख लो आर्टिकल में PDF बता देती हूँ कहाँ पे, नीचे इधर आपको स्क्रॉल करना होता है, और नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको PDF मिलेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले आर्टिकल में। ओके, तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको PDF के लिंक मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको समाचार से क्या अभिप्राय है, समाचार प्राप्ति के स्रोत समाचार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है समाचार के बारे में कि समाचार क्या होता है, फिर जो समाचार प्राप्ति के स्रोत होते हैं ना वो कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रभावित करेंगे। जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है क्या उसका भी कोई रोल होता है हमारे समाचार में, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो देखो समाचार क्या है, समाचार से अभिप्राय उस सूचना या जानकारी से है जो किसी नई, महत्वपूर्ण या विशेष घटना के बारे में लोगों को बताती है। समझ में आया क्या होता है समाचार? कोई नई घटना, महत्वपूर्ण और विशेष घटना, यह सूचना समाज, देश या विश्व में घटित घटनाओं से संबंधित हो सकती है। अब समाचार में राजनीतिक, सामाजिक, आपदाएं, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, हर तरह की खबर हमें देखने के लिए मिलती है। समाचार वह सूचना है जो नई, सच्ची और समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो। कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के बारे में, स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, या किसी से क्षेत्र में आई बाढ़, क्रिकेट मैच का क्या परिणाम हुआ। इन सब के समाचार हमें डेली लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे समाचार प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बात करूंगी, जिसमें हमारे 2 तरीके के स्रोत हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि समाचार प्राप्ति के स्रोत 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राथमिक स्रोत, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके द्वितीयक स्रोत, है ना, सेकेंडरी। सो प्राथमिक स्रोत में क्या आता है, जिसने घटना देखी है, या तो कोई प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति हो जाएगा, वो पत्रकार, वो खुद भी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी देख रहा है, और सरकार या जो निजी संस्थाएं होती हैं ना, वो अपना जो प्रेस के लिए निकालती हैं विज्ञप्ति, वो हो सकती है। सरकारी रिपोर्ट और घोषणाएं, ये सब आपके प्राथमिक स्रोत में आते हैं। और उसके अलावा द्वितीयक स्रोत में दूसरी समाचार एजेंसी जैसे कि PTI, ANI और अन्य अखबार या चैनल, सोशल मीडिया आ जाता है, ब्लॉग और वेबसाइट भी इसमें द्वितीयक स्रोतों में आपके आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समाचार क्या होता है, ठीक है। पहले आपको ये पूरा याद कर लेना है समाचार के बारे में, उसकी परिभाषा, उसका मतलब, फिर आप उसके स्रोत के बारे में बताएंगे कि इसके 2 प्रकार के स्रोत हैं। अब क्या ये जो स्रोत हैं वो समाचार को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ऑब्वियसली करते ही हैं, क्योंकि विश्वसनीयता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर मेरा समाचार किसी भरोसेमंद स्रोत से आया है तो उस पर विश्वास किया जाता है, लेकिन अपुष्ट या गलत स्रोत गलत जानकारी फैलाते हैं। सरकारी प्रेस से जो भी हमें मिल रहा है वो ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाएगी, ना कि किसी सोशल मीडिया की पोस्ट की खबर। पक्षपात हो जाता है, कुछ स्रोत खबर को अपने विचारों या हितों के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इससे पाठक दर्शक को भ्रम हो सकता है। राजनीतिक रूप से झुकी हुई जो वेबसाइट होती हैं वो किसी नेता की आलोचना या प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर सकती हैं, तो हम वेबसाइट वाले स्रोतों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या वो इतने विश्वसनीय हमारे लिए नहीं होते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उनमें पक्षपात होने की संभावना रहती है। समाचार की दिशा की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी एक ही खबर को अलग अलग स्रोत से अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इससे लोगों की राय और सोच पर असर पड़ता है। एक चैनल किसी आंदोलन को उपद्रव कह सकता है, जबकि दूसरा उसे क्या कह सकता है, लोकतांत्रिक विरोध कह सकता है। सोशल मीडिया जैसे स्रोतों से फर्जी खबरें, अफवाहें और अधूरी जानकारी जो है वो तेजी से फैलती है, जो समाज में भ्रम और अशांति फैला सकती है। समाचार वह सूचना है जो हमें समाज और दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी देती है। समाचार की सच्चाई और प्रभाव काफ़ी हद तक स्रोत पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो समाचार की सच्चाई और उसका प्रभाव उसके स्रोत पर निर्भर करते हैं। इसलिए समाचार पढ़ते या सुनते समय हमें उसके स्रोत की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देन हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें भाव पल्लवन को उदाहरण देकर समझाना है। भाव पल्लवन एग्जाम में काफ़ी बार आता है। देखो, इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। भाव पल्लवन का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है या कोई उक्ति है, सूक्ति है, कोई कहावत है, कोई लोकोक्ति है, जब मैं उसका भाव एकदम विस्तार पूर्वक स्पष्ट करूं, ठीक है, जब मैं उसका भाव एकदम विस्तार पूर्वक स्पष्ट करूंगी तो वो कहलाएगा उसका भाव पल्लवन। जब कोई विचार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी गहराई, उद्देश्य और सामाजिक उपयोगिता को विभिन्न तर्कों, उदाहरणों और संदर्भों द्वारा समझाना क्या होता है, भाव पल्लवन कहलाता है। इस प्रक्रिया में मूल कथन के भाव को विकसित किया जाता है, ठीक वैसे जैसे बीज से पौधा निकलता है, धीरे धीरे फूल फल देने लगता है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप इसको बहुत ईजिली एग्जाम में भी लिख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। अति सर्वर्त वर्जित, यानी कि अधिकता हर जगह वर्जनीय है, वर्जित होती है। हर चीज़ में अधिकता जो है हमारे लिए क्या है, वर्जित है। अब ये जो सूक्ति है इसका मूल भाव समझेंगे। इस सूक्ति का अर्थ है कि किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। संतुलन और संयम ही जीवन का क्या करता है, मार्गदर्शन। तो यानी कि हमें किसी भी चीज़ में आगे ज़्यादा अधिकता से वो चीज़ नहीं चाहिए करनी, हमें संतुलन बना के रखना है। अब अगर हम इसका विस्तार समझें तो देखो, भोजन में अति, यदि कोई व्यक्ति ज़रूरत से अधिक भोजन करता है तो उसे अपच, मोटापा या बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही क्रोध में अति हमें नहीं करनी है। साथ ही साथ काम में अति, अगर हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं बिना आराम किए तो उससे हमें मानसिक थकावट, तनाव और बीमारियां हो जाती हैं। बोलने में अति, ठीक है, कई बार हमें मुश्किलों में डाल सकता है, लोग हमारी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। आत्मविश्वास की अति भी हमें नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास कभी कभी घमंड में बदल जाता है, जो पतन का कारण बनता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कथन के कई सारे मतलबों को समझा कि कैसे अधिकता हर जगह वर्जनीय है, वो कैसे हर जगह पे लागू होता है। तो इस प्रकार ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो सूक्ति है का भाव पल्लवन यह स्पष्ट करता है कि जीवन में हर कार्य और भावना में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो, भोजन हो या कार्य। हर चीज़ सीमित मात्रा में ही हितकारी होती है। तो ओवरऑल आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे कि भाव पल्लवन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करना वेबसाइट से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और अगर आप पे टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। तो एग्ज़ाम से पहले जो भी पीडीएफ का लिंक होता है ना, डायरेक्ट लिंक, वो उस ग्रुप में शेयर हो जाता है। तो आप लोग जब उससे जुड़ जाते हैं हमारे साथ ना, तो आप इजीली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं।